नमस्कार, मैं मनोज कुमार और फिलहाल मैं हूँ बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के साथ। कुछ मेरे सवाल होंगे, लेकिन पहले बधाई। कैमूर धान का कटोरा है और इनके ऊपर चावल घोटाला का आरोप लगा है। इस सवाल पे चूंकि चर्चा में है, इसलिए मैं सदैव उपस्थित होकर पूरे कंसेप्ट को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। देखिए, घोटाला उसको कहते हैं जब हम पद पर रहें और मेरे कलम से वो काम हुआ हो तो उसको घोटाला कहते हैं। घोटाला तो है, आरोप बिहार सरकार पर है कि उसने घोटाला किया, क्योंकि उसके 1700 राइस मिलरों पर यह आरोप था कि उन्होंने धान सरकार जो दी थी उसके एवज में चावल जो लौटाना था वापस नहीं गया सरकार के गोदामों में। बात दरअसल यहाँ यह है कि 2003 से बिहार में एफसीआई किसानों से धान खरीदती थी और मिलरों को देती थी एडवांस राइस के आधार पर। गारंटी में राइस पहले जमा करा लेती थी, बाद में उसको पैडी दे देती थी। और इसी कारोबार में लगभग 2011 तक चला और पूरे बिहार में एक भी चूक नहीं है जमा करने का। मैं 2003 से कारोबारी, पहला बिहार का कारोबारी था, और हमने इसको महाअभियान के जरिए बिहार में राइस मिलों का एक हम क्लस्टर सिस्टम खड़ा किया। याद करिए कि 2003 में जब पहली बार धान खरीद हुआ बिहार में, एफसीआई ने खरीदा, तो मिलिंग के लिए बिहार में कोई मिलें नहीं थी और उनको धान को ले जाकर के पश्चिम बंगाल में उनको मिलिंग कराना पड़ा, जिससे इतनी उनकी लागत बढ़ गई कि उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया एफसीआई कि हम बिहार में प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिटें नहीं है। तब हमारे जैसे युवा उद्यमी, चूंकि बिहार में एफसीआई की धान खरीद की जो पूरी प्रणाली ही हम लोगों ने स्थापित कराया था, इस आंदोलन के जरिए इस पर हम लोगों का कि नहीं, बिहार के भी किसानों को भी एमएसपी मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने अगले सत्र से हम लोगों ने महाअभियान के जरिए जो देसी टेक्नोलॉजी, जो सस्ती टेक्नोलॉजी थी, उसके माध्यम से राइस मिलों का एक संजाल, उसमें ये यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके परिवार के लोगों का इन्वेस्टमेंट था, बैंकों से उधार लिए, और इस तरह से करीब करीब 2000 राइस मिलों का एक बिहार में नेटवर्क खड़ा किया, जिससे करीब करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। आज रोजगार की बात कर रहे हैं लोग। सवाल है कि रोजगार बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार देना ही नहीं चाहती थी। मिले हुए रोजगार को उन्होंने छीन लिया था और हम केवल धान को प्रोसेस करके चावल भी दे रहे थे और वैल्यू एडिशन भी कर रहे थे। और वैल्यू एडिशन के जरिए कई एंसिलरी उद्योग लगा, जिसमें हम लोगों का ब्रांड से तेल निकालने वाला एडिबल ऑयल हो या भूसी हो, जिसके बॉयलर के जरिए एनर्जी हम पैदा करते हैं। ये तमाम चीज़ों को अगर ट्रांसपोर्टिंग सहित जोड़ दिया जाए तो ये करीब करीब 7-8 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराता था। लेकिन 2011 में तत्कालीन सरकार ने नियम बदल दिया। उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, फिर भी ह्यूज क्वांटिटी में पैडी परचेज किया। और परचेज करने के लिए अब ध्यान दीजिए कि परचेज जो हुआ उसके पास स्टोरेज नहीं था बिहार सरकार के पास, तो वो राइस मिलरों को पैडी एडवांस कर दिया, जबकि पहले नियम था कि राइस जमा होगा तब पैडी मिलेगा गारंटी में। इस बार सीधे पैडी दे दिया मिलरों को, और जब मिल मालिक तैयार कर लिए चावल, तो चावल ले जाने के लिए बिहार सरकार तैयार नहीं हुई। एग्रीमेंट में था कि बिहार सरकार धान का परचेज करेगी, उसको मिलों पर पहुंचाएगी ट्रांसपोर्टर के जरिए, और सरकार का पदाधिकारी मिलों पर देखेगा कि मिलिंग हो रहा है कि नहीं। और मिल मालिक जब चावल तैयार कर लेगा तो उन्हीं पदाधिकारियों की ड्यूटी था कि वह चावल को ले जाके सरकारी गोदाम में जमा कर दे। अब पूरे सिस्टम में ध्यान दीजिए कि अगर हम चावल वापस नहीं दे रहे थे राइस मिलर, तो फिर पैडी क्यों मिल रहा था? फर्स्ट लॉट के बाद बंद हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, जो सरकारी पदाधिकारी मिलों पे प्रतिनियुक्त थे, वो उस चावल को जमा क्यों नहीं कर रहे थे? जमा करने का प्रयास क्यों नहीं किए? या नहीं कोई परेशानी था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं काम को? बिहार सरकार को, कलेक्टर को कहता कि नहीं आप इनको पैडी मत दीजिए, इनके पास जगह नहीं। ये तमाम जो घोटाला का जो संरचना था वो सरकार ने तैयार किया। सरकार के पदाधिकारी, सरकार के जो मंत्री या जो भी लोग थे उसमें, सब लोगों ने पूरी भूमिका तैयार किया। परिणाम क्या निकला कि बिहार के 1700 यंग एंटरप्रेन्योर जिसमें करीब करीब 5,000 करोड़ का निवेश था,
लोगों ने डुबा दिया। जो सीट कैपिटल था जो बिहार को एक आगे ले जाने के लिए, वो सीट कैपिटल भी बर्बाद किया और एक पीढ़ी बर्बाद हुई। तो जो पूरे बिहार में जो माहौल बना था उद्योग लगाने का, वो लोगों जो ग्रामीण परिवेश में वो लोगों ने वापस आ गया कि कई लोग उसमें जेल भी गए, मैं भी जेल गया। तो असल जो गुनाहगार थे वो बच गए और आरोप हम पर लगाया जा रहा है ये हमको, जबकि मैं सच है कि उस पर हम मुखिया का भी चुनाव में मैं लड़ा भी नहीं था। जीतने और नहीं जीतने का कोई अलग सवाल है। आज हम जब, और इसके बाद 11 मई की घटने को 13 में इन्होंने FIR किया हमारे पर, जबकि यह पूरा मामला था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिविल सूट के जरिए ही सुलझाया जाता है। लेकिन सरकार क्या किया, सिविल सूट भी किया और इसके बाद क्रिमिनल केस भी किया, पुलिस केस भी किया। एक चीज और, मैं चूंकि मामला आ गया पुलिस केस पे, हमको ये पता है कि 11-12 वित्तीय वर्ष खाद्य निगम ने धान खरीदा, मिलरों को दिया, और 11-12 जो वित्तीय वर्ष है वो 100% काम फ्रेश हुआ। 12-13 में थोड़ा सा लीकेज आया, लेकिन एक मामला आया बिहार के और खास करके कैमूर के ही भीतर भी, मैं उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपोर्टरों ने मतलब बाइक के जरिए, स्कूटर के जरिए, टेम्पू के जरिए ट्रांसपोर्टिंग किया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आ गया। बात में यही ने कहा कि ये सरकारी घोटाला है, सरकार ने घोटाला किया और उसके पार्ट थे ट्रांसपोर्टर, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी। जिस धान को उन्होंने परचेज ही नहीं किया, वास्तविक रूप से फिजिकली परचेज नहीं किया, पेपर में परचेज कर लिया, कुछ फिजिकली परचेज किया, और उस पैडी को कुछ हिस्सा उन्होंने मिलों को दिया, तो 3 हिस्से में बट गया। जो कागज पे परचेज कर लिया अधिकारी, जिसको पैसा गमन कर लिया, वो एक अलग इसी में है, उसकी चर्चा ही नहीं करती बिहार सरकार कि जो उनके क्यों अधिकारी कागज पे खरीद लिए। दूसरा एक हिस्सा था कि धान को लोगों ने सड़ा दिया, ओपन यार्ड में रखा, और याद करिए कि उस साल सरकार ने जब उसके धान की मिलिंग, जब मिल मालिकों ने मना कर दिया कि इतना खराब धान हम मिलिंग नहीं करेंगे आपका, क्योंकि 67% चावल रिकवरी नहीं आ रहा है, तो इन्होंने बाजार में बेचा। क्या पुलिस केस में तो आरोप पत्र दाखिल हो गया, CBI जांच नहीं हुआ, SIT गठित की गई, तो SIT ने क्या आरोप पत्र दाखिल किया है कि नहीं? पहली बार हम लोग मिल मालिक गए हाई कोर्ट कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराइए। माननीय न्यायालय से कहा कि जो सरकारी अधिकारियों की संदिग्धता से ये सब बर्बादी हुआ है, इसकी जांच CBI से। पहले जनता मांग करती थी कि CBI जांच होना चाहिए, इस मामले में हम लोग हैं आरोपी नहीं कहा कि CBI जांच करा लो। और जब CBI जांच की बात आई तो इन्होंने पहले जो हम लोगों को 3 लोग, शुरुआती दौर में 3 लोगों पे जो मुकदमे किए, वो पूरे बिहार में 1700 मिल मालिकों पे इन्होंने पुलिस केस कर दिया। CBI ने कहा कि, तब CBI ने हाथ डालने से मना कर दिया और कहा कि चूंकि इतनी ज़्यादा इसमें केसेज हैं कि हम इसको टेकल नहीं कर सकते, मेरे पास मैन पावर नहीं है। तो हाईकोर्ट ने बाध्य होकर, माननीय हाईकोर्ट ने बाध्य होकर उन्होंने एक SIT का गठन किया। आज भी SIT का रिपोर्ट पेंडिंग है। पिछले करीब 7 सालों से SIT में कोई भी फाइनल फाइंडिंग्स पे नहीं पहुंचा। टुकड़े टुकड़े में वो सरकारी अधिकारियों को दंडित करने का काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े में, कहीं 1 2 क्योंकि ऑलरेडी हमारे पे FIR था और ऑलरेडी हमारे पे जांच पूरी हो चुकी थी, तो उसमें नया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता। नया चीज ये उसमें आया SIT की जांच में कि कौन कौन अधिकारियों ने मिल करके धान को बेच दिया, ट्रांसपोर्टरों ने बेच दिया। हमारा चावल गोदाम से जो ट्रांसपोर्टर ले गए थे, जिसका उन्होंने रिसीविंग दिया था, और वो चावल जाकर के वो सरकारी गोदाम में नहीं जमा किए, यह भी मेरे पास दस्तावेज है। इससे बड़ा क्या न्याय इसीलिए जाहिर होता है कि बिहार सरकार के तत्कालीन ऊपर से नीचे तक अधिकारी हो, नेता हो, मिले हुए थे, और केवल आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चूंकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे कि नहीं, ये घोटाला नहीं हम लोगों ने किया है और हमारे साथ अन्याय हो रहा हो। डिप्टी CM तत्कालीन सुशील कुमार मोदी भी आपसे जेल में मिलने के लिए गए थे। निश्चित, हमारे वो नेता थे उस समय, और वो हमारी उनको लगा कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी तत्कालीन सरकार कर रही है। वह आए और हमसे जेल में उन्होंने मिला भी था और उन्होंने वादा किया था कि हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, न्याय के लिए आपके साथ लगेंगे। और सच भी है
कि हम तो चुनाव लड़े 19-20 में, उसमें एफिडेविट में मैं सभी के मुकदमों का मेरा जिक्र है, और उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं हमारे पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमें खिलाफ लड़ा था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि नहीं ये दोष इन पर दोष नहीं साबित हो रहा है, इसीलिए पूरे चुनाव के कैंपेन में आप देखे होंगे कोई हमारे खिलाफ अभियान नहीं चला। लेकिन आज ईर्ष्या में जब वो सत्ता से बेदखल हो गए, हमको कृषि मंत्री बना दिया गया। ध्यान देना है कि कृषि मंत्री के रूप में यह काम मेरा ड्यूटी नहीं है, हम तो केवल धान का उत्पादन करते हैं, उसको चावल बनाना, उसको परचेज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वो सहकारिता विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय का काम है, और उस विभाग के लोग देख रहे होंगे।